हाय गाइस, वेलकम टू एक्स। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं 12 मिनट सीरीज पर करंट अफेयर्स के। ओबियसली 12 मिनट्स तो नहीं हो पाता है, प्लस माइनस होते ही रहता है। पर हम लोग आज फिर से बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। दिस इज नॉट ए यूजुअल करंट अफेयर्स क्लासेस, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन भी होता है आपका बहुत ही कंसाइज वे में। डेली का 10-12 मिनट बहुत ज़्यादा होता नहीं है भाई। इतने मिनट्स रील चला लेते हो, इतने घंटे रील चला लेते हो, 10 मिनट एग्जाम को दे ही सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। तो ये होता क्या है और ये रिफॉर्म्स क्यों इसमें चाहिए? तो यूनाइटेड नेशन तो सबको पता होगा। यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, ठीक है। अब इसके अंदर ना P5 कंट्रीज है, 5 कंट्रीज जिसको परमानेंट सीट मिला हुआ है। यूके, फ्रांस, यूएस, रशिया और चाइना। और बाकी जो कंट्रीज है ये वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के पार्ट्स है। टोटल 195 कंट्रीज है। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई भी मान लो जैसे पार्लियामेंट में काम होता है, वैसे यहाँ भी प्रस्ताव आता है, रेजोल्यूशंस आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव आएगा, सब लोग वोट करेंगे, वोट होगा, वो पास होगा, पास होके फिर ये इसके पास आएगा। ये लोग पास भी वोट करेंगे। ये लोग पांच, कोई है 1 2 3 4 5। अब ये लोग के पास ना एक अच्छा पावर होता है, इसको कहते हैं वीटो। ये पांचों में से कोई एक भी अगर नकार देता है ना, तो पूरा का पूरा प्रस्ताव ही रद्द कर दिया जाता है। पूरा का पूरा रिजोल्यूशन इज गोइंग इन द वेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे कहना क्या है कि ये चलो ठीक है, बहुत पुराना बात था कि उस समय आप लोग करते थे, आप लोग बहुत पावर होल्ड करते थे। आज दुनिया जो है मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर है, मतलब एक कोई मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर बोले तो एक इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, सबका बहुत बहुत योगदान होता है। उस हिसाब से ना कुछ कंट्रीज मांग करे कि हमें भी परमानेंट सीट दो। उसमें जो दावेदार है वो है G4 कंट्रीज। अब G4 कंट्रीज में सबसे पहले आता है भारत, दूसरा आ जाता है ब्राज़ील, तीसरा आ जाता है जापान, और जो चौथा आ जाता है वो है जर्मनी। अब यहाँ पे एक और बात है, रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? रिफॉर्म्स ये लोग कंट्री लोग को चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कुछ कुछ कंट्री का तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उससे कोई कंट्री नहीं है, अफ्रीका से कोई कंट्री नहीं है। अब एशिया इतना बड़ा कंट्री है, उसमें भी एक चाइना है, रशिया तो ट्रांसनेशनल कंट्री है। तो इसीलिए चाहिए कि हम लोग को भी वीटो सीट दे दो, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसके डिमांड में G4 कंट्रीज है जो कि चाहते हैं कि जो परमानेंट सीट है उसको 6 और बढ़ा दिया जाए और 4 नॉन परमानेंट सीट कर दिया जाए। नॉन परमानेंट सीट मतलब अभी फिलहाल 10 नॉन परमानेंट सीट है, उसको करके और इसमें 4 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो टोटल यहाँ हो जाएगा 5 + 6 11 और इधर 14, ठीक है। टोटल 25 सीट्स हो जाएगा परमानेंट नॉन परमानेंट मिला के। इसके ना हमेशा पता है कि कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दूसरा तरफ एक कॉफ़ी क्लब नाम का कंट्री है, उसको कॉफ़ी क्लब कंट्रीज कहते हैं। इसमें कंट्रीज आता है जैसे इटली, पाकिस्तान। ये लोग विरोध है कि ये रिफॉर्म फॉर्म कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा चला वो सही चल रहा है। तो बस याद रखना है कि G4 कंट्रीज में कौन कौन आता है और कॉफ़ी क्लब क्या है, इसका पोजीशन है, मतलब कि ये लोग रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइनिंग से रिलेटेड, MDO, माइनिंग डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स। तो इसमें जानेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो माइनिंग करने के लिए आप लोग को पता है कि आप लोग अगर माइन करने जाओगे यार, कभी मान लो कोयला खदान में जाओगे, सबसे पहले तुमको पता करना होगा कि कहाँ पे कोयला तेरे को मिलेगा। अब वहाँ पे कोयला मिलेगा, उसके बाद माइनिंग करोगे। तो कोयला को खोजने के लिए जो एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आता है। तो एक्सप्लोरेशन उसका मैपिंग वैपिंग करने के लिए ना एक लाइसेंस का जरूरी होता है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, इसमें आपको ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है, और फिर अगर वहां से आपको निकालना है जो मिनरल्स है, उसके लिए माइनिंग लाइसेंस चाहिए।
तो सरकार अब इसको ईज़ किया है। अब क्या किया है कि नहीं भैया तुमको दोनों अलग-अलग नहीं चाहिए, चलो ठीक है। अब तुम क्या करोगे, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंस दोनों साथ में ले लो, ठीक है। और एक चीज़ है याद रखना है कि जो कोयला है, कोल का माइनिंग में और सेल्स में, एक मिनट, कोल्स का माइनिंग और सेल्स में अब 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को अलाउ कर दिया गया। मतलब फॉरेन डेवलपमेंट है, जो बाहर के विदेशी कंपनी से विदेशी लोग हैं, वो लोग सीधा अब 100% पैसा देके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ये सब माइनिंग वाइनिंग करता है कोयला का। ओनली कोल, नॉट यूरेनियम और अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखने लायक है इसमें। और माइनिंग के दौरान जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है 1986, ठीक है। और इन्वायरमेंट माइनिंग वाइनिंग सब इसी के अंदर आता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सबसे पहले तो देख लेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। तो CRPC जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको ये सक्सीड किया, ठीक है। अब सेक्शन 479 कहता है बेल के बारे में, इन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जो है, अगर करा है, बेलेबल ऑफेंस बोले जिसमें बेल आपको मिल सकता है, उसका एक लिस्ट बना हुआ किसमें मिल सकता है किसमें नहीं मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बोले तो आपको बेल मिल जाए वो तो नियम है, लेकिन जेल एक्सेप्शन में ही भेजना होता है। पर भारत में होता उल्टा है, जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है। और यहाँ पे एक और नियम निकाला, एक और बात है BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो पहला बार कोई क्राइम करे है, नन नन बेलेबल, याद रखना, बेलेबल नहीं, सॉरी बेलेबल, नन बेलेबल नहीं, उसमें बेल मिल सकता है। अगर वो लोग जेल में है और उन लोग का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, बोले तो होता है ना कि जेल में पकड़ कर डाल दिया, अभी तक कोई ट्रायल हो नहीं रहा है। अगर वो अपना जितना भी उसका टर्म है, उसका सजा जो है, अगर क्राइम कबूल होता है, अगर क्राइम हो जाता है, मतलब कि हाँ अप्रूव हो जाता है, तब जो उसको सजा मिलना था, अगर उसका 1/3 टर्म वो पूरा कर दिया है तो फिर उसको बेल मिलेगा। अगर 9 साल का है और 3 साल अगर वो जेल में रह गया बिना ट्रायल किए हुए, तो उसको फिर बेल मिल जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको आधा, हाफ, अगर वो जेल हाफ जो उसका जो कंटेम्प्ट है, अगर हाफ ऑफ द टर्म वो कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको फिर बेल मिल जाएगा। तो बस ये याद रखना कि अगर अपना कैद का आधा टर्म वो गुजार चुका है तो फिर उसको मिल जाएगा बेल, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3 में ही काम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है नीति का DMEO। नीति पता है 2015 में बना है। प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। हम लोग DMEO के बारे में करें, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ऐसा है ना कि सरकार बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाते हैं, जिसमें कि सेंट्रल सरकार पैसा दे रहे होते हैं स्टेट्स को। तो कुछ कुछ चीज़ का ना ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ बहुत पुराना है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, फिर भी उसके लिए फंड जाता है। तो ये एक बहुत टॉपिक, मतलब ये एक बात है जिसको लोग उठाते हैं राज्यसभा में, कि भैया जब आप वो सनसेट क्लॉज नहीं है उस लॉ में, मतलब कि वो कभी बंद नहीं हो रहा, वो चलते ही आ रहा है इटर्नल टाइम से, कि हाँ ठीक है वो चलते आ रहा है, तो उसको वो एक बर्डन है फाइनेंसेस पे सरकार के। तो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई भी हम लोग जैसे कोई स्कीम लाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर कोई आता है, तो फिर उसको ये जो DMEO इंस्टीट्यूशन है उसको मॉनिटर करेगा कि भैया काम कैसा चल रहा है, इसका ज़रूरत है कि नहीं है, और उसी हिसाब से ये फिर रिवैम्प करेगा, रिवैम्प, कि ठीक है उसमें नेसेसरी चेंजेस रिकमेंड करेगा क्या करना चाहिए, या फिर उसको रैशनलाइज करेगा। रैशनलाइज बोले तो हाँ ठीक है, इसको रखा जाए, इसको हटाया जाए, ठीक है। और फिर एक और चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा।
क्योंकि क्या होता है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें बहुत ज़्यादा सेंटर पैसा दे रहा है, 100% में से 80% सेंटर दे रहा है, 20% स्टेट दे रहा है, उसमें फिर स्टेट का डेमोग्राफी अलग होता है, उसका ज़रूरत अलग होता है, उस हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा। तो बस ये याद रखना है, जो डीएमयू है वो नीति का एक इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है। अब डीडीओएस अटैक क्या होता है? डीडीओएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऐसा होता है ना कि आप एक वेबसाइट खोले, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे हो, जब आपका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया था यार, तब वेबसाइट में आप डाल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, वेबसाइट में सर्च ही नहीं हो रहा, अपना रोल नंबर डाले हुए हो। तो उस समय क्या हो रहा था कि ट्रैफिक अचानक से बहुत बढ़ गया था, मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए थे और वो उस वेबसाइट हैंडल नहीं कर पा रहा था उसको। तो डीडीओ, ये तो नेचुरल सीन था कि हाँ भैया रिजल्ट आया था, लोग भीड़ लगाएंगे ही। पर डीडीओस अटैक में क्या होता है ना कि बिन मतलब एक फेक तरीके से, एक सही तरीके से नहीं, एक जो अटैकर है वो क्या करेगा, फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। फेक रिक्वेस्ट मतलब मेरे को ज़बरदस्ती सर्विस मांगेगा, इससे एक नहीं, एक ही मिनट में लगता है हज़ार हज़ार आने लगेगा रिक्वेस्ट। अब नॉर्मल सी बात है, साइट क्या होता है, साइट डाउन हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब डिनाई कर देगा सर्विस, सर्विस हो ही नहीं पा रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक जगह से नहीं आता, मल्टीपल सोर्सेस से होते रहता है, ठीक है। वो दिखाता है वैसा है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैलेस्ट वाटर के बारे में। बैलेस्ट वाटर क्या होता है ना कि मान लीजिए ये जहाज है, ठीक है। अब ये जहाज पानी में चलता है भैया, इसके अंदर ना यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसमें पानी स्टोर रहता है, वाटर। वो जहाँ से चला, मान लीजिए अमेरिका से चला है, तो अमेरिका से, यहाँ से अमेरिका में क्या करेगा, अमेरिका में जहाँ पानी है उसको पानी से भरेगा और फिर वो आके इंडिया आएगा। ये ना, ये जो पानी, इसको इसको कहेंगे बैलेस्ट वाटर। ये एक चैम्बर में जाता है, ये मैन्यूवर जो शिप को मोड़ने में, आगे पीछे करे, ये सब में ये मदद करता है, पानी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करता है। जब ये इंडिया अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, तब ये बैलेस्ट वाटर को छोड़ देता है इंडियन पानी में। अब देखो इसमें हुआ क्या, इन्वायरमेंट के इस पर्सपेक्टिव सुनो कि यहाँ पे कुछ वीड्स होंगे, जो फालतू के घास वास होंगे, वो सब यहाँ पानी में साथ में चल ही जाएंगे और इंडिया में आके यहाँ पे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे बिना मतलब में वो वीड का ग्रोथ होगा, ठीक है। जैसे कांग्रेस ग्रास जो पार्थेनियम है, वो यहाँ से आया इसी तरीके से, बट नॉट इसी तरीके से, वो आया था वो गेहूं वाला में। पर काइंड ऑफ ये भी एक तरीका जिससे इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव या फिर एग्जॉटिक प्लांट स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये बैलेस्ट वाटर पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, इसको ट्रीटेड वाटर यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से कुछ कुछ होना चाहिए। फिर एक जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है साइंस एंड टेक में। ये PFAS होता क्या, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। ये पहले से जान जाइए कि ये एक मैन मेड टॉक्सिन है, मतलब इंसान द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया गया है। इसको कहते हैं फॉरएवर केमिकल, फॉरएवर केमिकल। नाम से समझ में आ रहा फॉरएवर केमिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नहीं होता, ये डिकम्पोज नहीं होता होगा बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कह लो तो भैया नहीं ही होता एक तरह से। अब इसका एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर PFS एप्लीकेशन। सबसे पहले वाटर प्रूफिंग, क्योंकि वाटर प्रूफिंग में ये सोच लो, यहाँ भी ये इस्तेमाल तो हो ही सकता है क्योंकि ये जल्दी वन आउट होता नहीं है। दूसरा आ जाएगा हीट रेसिस्टेंस, हीट रेसिस्टेंस। तीसरा आ जाएगा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता हो सकता है। अब कैसे होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, याद रखना है कि वाटर प्रूफिंग में PFS यूज़ होता है, फिर आपका हीट रेसिस्टेंट में, डिटर्जेंट में, फूड पैकेजिंग में, और नॉन स्टिक जो पैन आता है, नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो पैन वैन आता है नॉन स्टिक, इस सब में यूज़ होता है ये सब। PFAS पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है।
आज के लिए थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे और मिलता रहेगा। हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी चला रखा है, वो भी धीरे धीरे आते रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग और भी यूपीएससी, बीपीएससी और सीडीएस के जीएस सेक्शन जिस जिस एग्ज़ाम है उस हिसाब से हम लोग और भी पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।